अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नेम है आमना मलिक एंड वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम जनरल पावर ऑफ अटर्नी को पढ़ेंगे, यानी कि जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी इंग्लिश में है उसी को ही सिर्फ समझेंगे। जब उर्दू वाली जो डीड थी इसकी, यानी कि पावर ऑफ अटर्नी जनरल वाली, आम वाली, जिसको हम कहते हैं मुख्तार नाम है आम। अगर आप उर्दू में देखना चाहते हो इसी को, मुख्तार नाम है आम को, यानी जनरल पावर ऑफ अटर्नी को, तो यहाँ पे एक आई का साइन शो हो रहा होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक लिंक शो होगा, इसको क्लिक करेंगे तो उर्दू वाली वीडियो प्ले हो जाएगी इसी की, यानी कि इसी की जो उर्दू ट्रांसलेशन है ना वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सही है, तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसकी इंग्लिश जानेंगे। मैंने दोनों वीडियो को कंबाइन नहीं किया, फिर बहुत लंबी हो जाएगी और स्टूडेंट्स कहेंगे मैम इतनी लंबी वीडियो आपने बना दी है, वो उससे अच्छा है कि आपको छोटी छोटी वीडियोज़ मिलें और छोटी वीडियो में ही आपको काम समझ आ जाए सारा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट शो हो रहा है, इसमें मैं अपने नोट्स सेल करती हूँ। उसके साथ मेरा एक फेसबुक पेज है, इसमें मैं डिफरेंट अपना टॉपिक्स वगैरह डालती रहती हूँ, लॉ रिलेटेड, कोई पास्ट पेपर हो वो सारे चढ़ा देती हूँ। उसके साथ जो मेरा ग्रुप है इसमें मैं डिफरेंट PDFs डालती हूँ, स्टूडेंट्स के लिखे नोट्स वगैरह इस पर मैं ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। ठीक है, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सेंटर में इस तरह से जनरल पावर ऑफ अटर्नी की हेडिंग डाल देने का पेपर में आया, तो इस तरह से हेडिंग डाल देनी है बोल्ड मार्कर से ब्लू वाले। ठीक है, ये सर आपको ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ब्लैक पेन यूज़ करके इसको लिखा था। ये मेरे डिजिटल नोट्स हैं, ये मेरे कागज़ पे लिखे हुए नोट्स नहीं है, मैंने लैपटॉप के ऊपर ही ये सारा कुछ लिखा था, इसलिए आपको ब्लैक दिख रहा था, क्योंकि ब्लैक में ईजिली दिखते हैं। अगर मैं ब्लू कलर यूज़ करती तो इस तरह से ब्लर आपको नोट्स दिखते, इसलिए मैंने ब्लैक यूज़ किया। आपने पेपर में ब्लैक कलर बिल्कुल यूज़ नहीं करना, आपने हेडिंग देने से पहले डार्क ब्लू मार्कर यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी डार्क ब्लू मार्कर, यहाँ पे लिखने के लिए आपने ब्लू पॉइंटर या ब्लू बॉल पेन यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए मुख्तार नामा आम को इस तरह से स्टार्ट करने के, आपने इसकी स्टार्टिंग पे एग्जीक्यूटेड ऑन लिखना है। एग्जीक्यूटेड का मतलब है कि किस तारीख को, किस महीने में, किस साल में ये डेट लिखी गई है। तो इसके अंदर आपने डेट डाल देनी है, पहली डेट डाल देनी फर्स्ट, फिर उसके बाद महीना डाल देना है मई, फिर साल डाल देना है 2024। ये वैसे मैंने डेट तब लिखी थी जब 2024 का साल चल रहा था, अभी 2025 का साल आ गया, तो आप 2025 लिख देना पेपर के अंदर। ठीक है, आप चाहो तो बहुत ही ज़्यादा पास्ट की डेट डालो, फ्यूचर की डेट डालो, या आपकी अपनी मर्जी है, बट ज़्यादा बेहतर है कि आप पास्ट की डेट डालो। यानी कि अगर आप पेपर दे रहे हो 2025 के अंदर, तो आप 2025 की डेट डालो, साल डालो, या 2024 पीछे वाली डेट्स डालो, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। फ्यूचर की डालोगे एग्जामिनर कहेगा आप पागल हो, फ्यूचर की डाल रहे हो तो आप कोशिश करें पास्ट की डालने या प्रेजेंट की डालने। सही है, तो इस तरह से कोई भी महीना डेट डाल के आपने ना डेट डाल दी, फिर उसके बाद आपने लोकेशन डाल देनी है कि आप कौन सी लोकेशन में बैठ के ये डीड लिख रहे हैं। ठीक है, तो लाहौर कॉमनली मैंने लिखा है, बेशक आप इस्लामाबाद रह रहे हो या मुल्क से बाहर रह रहे हो, डजेंट मैटर, आप कोशिश करें लाहौर की डालें, क्योंकि ऑफ कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में है, तो इसलिए मैंने लाहौर को डाला। कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैंने इस जगह पे फैसलाबाद भी लिखने को कहा था, कुछ स्टूडेंट्स ने इस जगह पे रावलपिंडी भी लिखा, मैंने खुद भी डिफरेंट लोकेशन डाली, बट लाहौर लिखना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि जो स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो जब लाहौर लिखेंगे ना अपने डीड्स में, तो उनके पेपर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो खुद भी लाहौर से बिलोंग करेगा, वो कहेगा अच्छा ऐसे लाहौर का रेफरेंस डाला है, तो इसलिए आप लाहौर डाल दें। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी की जगह डालना चाहे, जैसे कि इस्लामाबाद, तो आप इस्लामाबाद लिख लें, इतना बड़ा इशू नहीं है। सही है, फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट डालना है बाय का। बाय का मतलब है कि कौन ये जनरल पावर ऑफ अटर्नी लिखना चाह रहा है, कौन वो बंदा है जो अपनी पावर देना चाह रहा है। ठीक है, उसको हम बाय कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी रैंडम से फर्जी सा नेम डाल दिया, नासिर अहमद। ठीक है, सन ऑफ मोहम्मद रियाज, रेजिडेंस ऑफ फलान जगह। ये देखिए जो मैंने लाइंस मारी हुई नीचे, ये आपने खुद फिलअप करना है, आपने सिर्फ सन ऑफ, रेजिडेंस ऑफ ये याद रखना है। ठीक है, ताकि यानी कि बाय लिखने के बाद आप उस बंदे का नाम लिखें, फिर उसके फादर का नेम लिखें, फिर उसकी रेजिडेंसी डाल दें। ठीक है, वही चीज़ आपने दूसरे बंदे के साथ भी करना है। इन फेवर ऑफ मीन्स कि किसके लिए ये डीड में जिसको आप फेवर कर रहे हो, फेवर मीन्स कि जिस बंदे को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हो, यानी कि जो पहला बंदा है ना ये अपनी पावर्स इस बंदे को दे रहा है, तो ज़ाहिर बात है फ़ायदा दे रहा है ना, इसलिए हमने लिखना है इसको फेवर ऑफ। अगर आप गिफ्ट डीड लिख रहे हो, गिफ्ट डीड में क्या होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी या बहुत ही कीमती चीज़ किसी को दे रहे हो, फ़ायदा दे रहे हो ना किसी को कुछ दे के, तो इसलिए यहाँ पे बाय में उस बंदे को लिखा जाएगा जो अपनी प्रॉपर्टी या कोई चीज़ दे रहा है या पावर्स दे रहा है उस बंदे को। ठीक है, और जिसको दे रहा है ना उसको आपने इन फेवर ऑफ में लिखना है, और जो देने वाला बंदा है उसको बाय में लिखना है, और जो फ़ायदा लेने वाला बंदा है उसको इन फेवर ऑफ में लिखना है। सही है, अब फ़ायदा देने वाले बंदे का भी आपने कोई भी रैंडम से नेम डाला, जरूरी नहीं कि मर्द डालो, आप औरत का नेम भी लिख सकते हो, आयशा मलिक भी लिख सकते हो, मरियम मलिक, जो भी नेम आपको आ रहा है। और अगर आप फीमेल का लिखते हो तो यहाँ पे सन ऑफ की जगह आपने डॉटर ऑफ लिखना है और DO लिख देना है। ठीक है,
तो ये थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी। ऐसा ना हो कि हमने यहाँ पे औरत का नेम लिख के आगे लिख दो सन ऑफ, इस तरह की गड़बड़ नहीं कर देनी पेपर में, थोड़ा सा आंखें और दिमाग खोल के यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से फेवर ऑफ में भी सारा कुछ वही लिख दिया, सन ऑफ, रेजिडेंस ऑफ वगैरह करके बात खत्म की। एंड पे लिख दिया हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड अ सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे भी एक चीज़ मैं लिखना भूल गई थी, यहाँ पे भी मुझे लिखना था हेयर इन आफ्टर फर्स्ट पार्ट। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट मीन्स कि वो बंदा जिसने जो अपनी प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ दे रहा है, पावर्स दे रहा है, कुछ दे रहा है। सेकंड पार्ट उसको कहते हैं जो फ़ायदा ले रहा है, ठीक है। तो हम इसको सेकंड पार्ट आगे जब डीड शुरू करेंगे ना, तो हम इसको इन फेवर ऑफ बंदा नहीं कहेंगे, इस बंदे को हम कहेंगे सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट। या जैसे कि हम किसी बंदे का नाम एक टाइटल लगा देते हैं कि वो बंदा क्रिमिनल है, उसको क्रिमिनल का टाइटल लग जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जिस बंदे को हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं या कोई फ़ायदा उठाने वाला बंदा है, तो उसको हम कहेंगे ये सेकेंड पार्ट है। और जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है या पावर्स दे रहा है या कुछ दे रहा है, उसको हम कहेंगे फर्स्ट पार्ट। तो आपने इसके साथ लिखना है हेयर एंड आफ्टर फर्स्ट पार्ट, और जब इस सेकंड बंदे का जब आप तारुफ दे दो, उसके बाद ब्रैकेट में डाल के लिखना है हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड द सेकंड पार्ट, ठीक है। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ की डिवोर्स डीड लिख रहे हो तो उसके साथ लिखा हुआ आएगा हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड वाइफ, इस जगह पे वाइफ आ जाएगा। और अगर हस्बैंड को आपने स्टार्ट पे लिखना है तो उस पर लिखा होगा हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड पिशन ना लिखो, हेयर एंड आफ्टर यहाँ पे लिखो हस्बैंड। समझ आ रही है? क्योंकि ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आगे भी जो डीड कंटिन्यू होगी ना, उसमें भी सेकंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट का जिक्र किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी स्टार्टिंग लिख दी। स्टार्टिंग लिखने के बाद आ गया रिगार्डिंग हाउस नंबर 26 मॉडल टाउन लाहौर। अब इस डीड के अंदर हम एक घर से मुतल्लिक कुछ करने वाले हैं, कुछ लिखने वाले हैं। अब जैसे ये डीड स्टार्ट होगी आपको समझ आ जाएगी कि हमने यहाँ पे एक घर का क्यों एड्रेस डाला है, ठीक है। फिर आएगा बाउंडेड एज, मैप अटैच्ड एज एनेक्चर ए। अब यानी कि जो घर है ना, इस घर के डॉक्यूमेंट्स हमने एनेक्चर ए के साथ अटैच कर दिया। एनेक्चर ए मीन्स कि ये जो डीड लिखी जा रही है ना, इसी के अंदर एक डॉक्यूमेंट है अलग से एनेक्चर ए के नाम से, उसके अंदर हमने इस घर के मामलात और डिटेल्स लिख दी हैं, सही है। तो इस तरह से आपने बाउंडेड एज करके घर का अटैचमेंट के बारे में बता देना। फिर आपने विटनेसेस एज फॉलोज करके लिखना है दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेट डीड इज एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द अबव सेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है ना, जो पहला बंदा है, कहाँ गया ये जो पहला बंदा है जिसको हमने फर्स्ट पार्ट कहा था, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ मेंशन की है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये इस प्रॉपर्टी का मुकम्मल मालिक है, ठीक है। मुकम्मल मालिक को इंग्लिश में आप लिखेंगे कंप्लीट ओनर, सही है। फिर इसमें लिखा है एंड ड्यू टू पर्सनल रीजंस इज अनएबल टू सुपरवाइज द सेड प्रॉपर्टी, hence with sweet will I hereby ordain and declare the second part of the deed as general attorney on my behalf in my name to do the following। अब देखें, ये जो बंदा नहीं है, जो पहला वाला बंदा, मैं फालतू चीज़ें ज़रा अरेज करूँ, ये जो पहला वाला बंदा नहीं है यहाँ पे, ये वाला जफ़र अली, जिसको सॉरी ये पहला नहीं है सेकंड है, ये बाय के साथ जो पहला बंदा है, इसकी जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमने यहाँ लिखा है रिगार्डिंग, ठीक है, इसका ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसका मालिक है, ठीक है। अब मसला ये आ रहा है ना कि ये जो बंदा है, ये किसी मसरूफियत या किसी बीमारी की वजह से या कुछ उसको ऐसी प्रॉब्लम है कि ये अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल नहीं रख पा रहा, अपनी प्रॉपर्टी को सुपरवाइज नहीं कर पा रहा। यानी कि जैसे प्रॉपर्टी का ख्याल रखना होता है, बिजली का बिल देना, घर की सफाई करना, जो घर की सफाई करने वाले मुलाजिम हैं उनके पैसे देना, इस सारी चीज़ों को हम मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है। घर की सुपरवाइजिंग करना, मेंटेनेंस करना। अब इस बंदे के पास ना, ये जो बाय में जो बंदा लिखा गया है, इस बंदे के पास इतना टाइम ही नहीं है या इतनी काबिलियत नहीं है कि इस घर को सही से चला सके, मैनेज कर सके। तो इसने क्या किया, ये जो सेकेंड पार्ट में बंदा मौजूद है इन फेवर ऑफ में, जो सेकेंड पार्ट है, इसने ये पावर्स दे दी कि इसकी जगह इसके घर को ये संभालेगा सेकंड पार्ट वाला बंदा, ठीक है। तो यही बातें आपने डीड में लिखनी है कि ये जो बंदा है खुद अपनी मर्जी से, अपने स्वीट विल से डिक्लेयर करता है, कहता है कि जो सेकंड पार्ट में बंदा मौजूद है, इसको मैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे रहा हूँ। और कौन सी पावर्स दे रहा हूँ वो मैंने फॉलोइंग बता दी है, लिस्ट में बना के लिख दी हैं। यानी कि जो फॉलोइंग पॉइंट्स यहाँ पे डाले हुए ना, ये सारी पावर्स इसके पास है। अब इन सारी पावर्स को हम एक एक करके समझते हैं। टू मैनेज एंड लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी मेंशन्ड अबव, इसने इसको ये पावर दी है कि जो प्रॉपर्टी जिसका जिक्र हमने एक बाउंडेड एज के अंदर लिखा था, प्रॉपर्टी का जिक्र, इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का काम और ख्याल रखने का काम, लुक आफ्टर करने का काम इसी बंदे के पास है।
अब इसी ने इस प्रॉपर्टी को मैनेज करना है और लुक आफ्टर करना है, ख्याल रखना है इस प्रॉपर्टी का और उसको मेंटेन रखना है। उसके साथ इसमें एक और पावर भी दी गई है, टू अपीयर एट ऑल फोरम्स, कोर्ट्स एंड प्लेसेस ऑन माई बिहाफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि यही बंदा इस घर के मामलात में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म्स हैं और इस घर से रिलेटेड जितने भी कोर्ट कचहरी के मामलात हैं, उन सब जगहों पे ये मेरी जगह पहुंचेगा और कामों को हैंडल करेगा। ठीक है। टू डिफेंड द केसेस इन ऑल कोर्ट्स, और जो भी कोर्ट में केस चल रहा है, चाहे वो इस घर से रिलेटेड है या किसी भी और मामलात से रिलेटेड है, उन सारे मामलात को यही हैंडल करेगा। कोर्ट में जो है जाके मुझे डिफेंड करेगा ये। ठीक है, क्योंकि मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरी जगह पे ये जाएगा तो मुझे डिफेंड करेगा। ये बात आपने यहाँ लिखनी है। टू टेक ऑल स्टेप्स फॉर बेटरमेंट ऑफ द अबव मेंशन प्रॉपर्टी, और इस बंदे को सारे ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे मेरी ये प्रॉपर्टी को फ़ायदा पहुंच सके, यानी कि ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो बहुत बेटर हों, अच्छे हों। ठीक है। फिर आपने बताना है आगे, टू अपॉइंट द एडवोकेट और एडवोकेट्स, यानी कि अगर मेरे प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोई एडवोकेट रखना पड़ा है या बहुत सारे एडवोकेट्स रखने पड़े हैं तो ये रख सकता है, इनको अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। टू पे ऑल द ड्यूज टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स देना है मेरी प्रॉपर्टी का या कोई भी ड्यू पेमेंट बची है, नहीं दी मैंने, तो ये मेरी जगह ये देगा। ठीक है। टू रिसीव द रेंट्स फ्रॉम टेनेंट्स ऑफ द अबव मेंशन प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी है अगर ये इसको किराए पे लगाता है तो जो किराएदार है इनसे पैसे लेना इसी का ही काम है। ठीक है। टू सेल मॉर्गेज गिफ्ट द प्रॉपर्टी, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है, मेरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज भी कर सकता है और मेरी प्रॉपर्टी को गिफ्ट भी कर सकता है, यानी कि आप इनको ये सारे पावर्स दे रहा है। ठीक है, दे रहे हैं। टू इजेक्ट द टेनेंट और टेनेंट, और जो टेनेंट है उसको इजेक्ट भी किया जा सकता है। इजेक्ट मीन्स रिमूव भी किया जा सकता है, यानी कि किराएदार को घर से निकाला भी जा सकता है। अगर एक ही किराएदार है तो उसको टेनेंट कहेंगे, अगर ज़्यादा सारे किराएदार है तो उनको हम टेनेंट्स कहेंगे, एस लगा देंगे। टू फाइल केसेस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑन माई बिहाफ, और मेरे बिहाफ पे यानी कि मेरी तरफ से किसी भी कोर्ट में जो है केस कर सकता है ये। टू रिसीव द मनी, और कोई भी पैसा रिसीव करना तो ये पैसे को रिसीव कर सकता है। ठीक है। टू अपॉइंट स्पेशल अटर्नी, यानी कि जो केस है इसको हैंडल करने के लिए स्पेशल अटर्नी को अगर अपॉइंट करना पड़ेगा तो ये कर सकते हैं इनको अपॉइंट। टू साइन एंड वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट और राइटिंग ऑन माई बिहाफ, और किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करना हो या कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट पे साइन करना हो तो मेरी जगह ये कर सकता है। टू डू ऑल एक्ट्स डीड्स प्रोसीडिंग ऑन माई बिहाफ, और किसी भी कोर्ट में जाके डीड्स बनाना, कोई भी एक्शन लेना, कोई भी कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट कराना, ये सारा कुछ कर सकता है मेरी जगह। ठीक है। ऑल एक्ट्स डीड्स एंड थिंग्स लॉफुली डन बाय द अटर्नी सेकेंड पार्ट shall be constructed to have been done by me, और जो भी हरकतें, एक्ट्स को कहते हैं, जो भी हरकतें ये बंदा करेगा और जो भी डीड्स बनाएगा या जो भी लॉफुल यानी कि लॉ रिलेटेड वर्क करेगा तो ऐसा समझा जाएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने की, यानी कि कर तो सेकंड पार्ट रहा है, कर तो दूसरा बंदा रहा है जिसको हम अटर्नी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि ये सारे काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है। कर कोई और रहा होगा लेकिन ऐसा समझा जाएगा कि ये काम मैंने किए हैं। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ को आपने बोल्ड मार्कर से लिखना है। फिर हमने लिखना है द पार्टीज हैव साइंड दिस डीड एंड फिक्स्ड दिस डीड एंड फिक्स्ड थंब इंप्रेशन ऑन द डेट मेंशन अबव। यहाँ पे कहने की जो पार्टीज थी दोनों, जिन बंदों का हमने ऊपर जिक्र किया, उन्होंने इस डीड के ऊपर साइन भी कर दिया और अपना अंगूठा भी लगा दिया है। स्टैम्प, अपना जो अंगूठा नहीं हम डुबो के लगाते इंक पे, वो अंगूठा इंक में डुबो के इस कागज़ पे उन्होंने छाप दिया अपना। उसके साथ साथ इनके जो विटनेसेस थे उन्होंने भी जो है इस पे थंब वगैरह लगा के अप्रूवल दे दी है। सही है। आगे आपने इन दोनों बंदों का नाम दोबारा एंड पे लिख देना है। एक साइड पे आपने लिखना है एग्जीक्यूटेंट फर्स्ट पार्ट, दूसरी साइड पे लिखना है ऑर्डरेंड अटर्नी सेकंड पार्ट। फिर इन दोनों के आपने CNIC नंबर डाल देने हैं। फिर बिल्कुल एंड पे आपने इनका साइन कर देना रैंडम सा। ठीक है। इस तरह से आपने इसको वाइंड अप करना है। आप चाहो तो इसके एंड पे, इधर आप एंड पे विटनेसेस का भी जिक्र कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने भी किया हुआ इसमें विटनेसेस का जिक्र, फिर आपने विटनेसेस को यहाँ पे लिख देना है। अब देखो करना क्या है ना कि जैसे आपने ना अपनी इस तरह से डीड ख़त्म की ना, आपने पहले उन दोनों बंदों का जिक्र किया। ठीक है। फिर उनका CNIC डाल के उनका सिग्नेचर कर दिया। फिर आपने दूसरी लाइन में जब विटनेसेस को शुरू करोगे तो विटनेसेस की आपने अच्छी सी हेडिंग डालनी है बोल्ड मार्कर से कैपिटल फॉन्ट्स में। फिर एक तरफ आपने कोई भी रैंडम सा विटनेस का नेम डालना है, दूसरी तरफ किसी और विटनेस को डाल देना है। ये जो इस तरफ विटनेस होगा ना पहला वाला, ये उस बंदे का विटनेस होगा जो अपनी पावर्स दे रहा है दूसरे बंदे को, अटर्नी को। ठीक है। और ये जो इस तरफ विटनेस होगा सेकेंड वाला, ये सेकंड पार्ट का विटनेस होगा, यानी कि जो दूसरी साइड का जो बंदा है ना पार्ट 2,
उसका ये विटनेस होगा, ठीक है। दोनों साइड की तरफ से एक एक विटनेस होगा। कोई भी आपने फर्जी सा नाम डाल देना है, उस बंदे का नाम जिसका डाला है उसके फादर का नेम डाल देना है, फिर उसके बाद उसकी रेजिडेंसी कोई भी फर्जी सी डाल देनी है, फिर फर्जी सा CNIC डाल देना है, ID कार्ड नंबर, ठीक है। सेम आपने दूसरे के साथ भी करना है। बस इतना ही था इस डीड के अंदर। अब बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये भी कह रहे होंगे कि मैम आपने उर्दू में जो डीड लिखी थी उसमें आपने कोर्ट्स का जिक्र कर दिया कि ये मेरे कोर्ट के मामला संभाले, लेकिन जब आप इंग्लिश में लिख रही हैं, इंग्लिश में समझा रही हैं, तो यहाँ पे आपने घर के मामला संभालने के लिए कह दिया। अब देखें डीड ना, जो ये जनरल पावर ऑफ अटर्नी की है, ये आप किसी भी तरह से भी लिख सकते हो। किसी भी तरह का मतलब ये है कि आप जिस बंदे को पावर्स दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कोर्ट्स की ही पावर्स दे रहे हो। क्या पता आप कोई घर नहीं चला पा रहे, आप वो पावर्स भी दे सकते हो। क्या पता आप हॉस्पिटल के मामला नहीं चला पा रहे, आप हॉस्पिटल के सारे जो चीज़ें होती हैं ना, कि रिसेप्शन पे जाके अपना नंबर लेना हो, डॉक्टर से मिलना हो, और डॉक्टर से कैसे मिलना है, ये सारा कुछ भी आप नहीं संभाल पा रहे, तो उस तरह से भी आप लिख सकते हो चीज़ें। आप अपनी बीमारी का जिक्र कर सकते हो कि मैं बीमार हूँ, मैं कोर्ट नहीं जा सकती, उस तरह से लिख दें। या इस तरह कर देंगे मैं बीमार हूँ, मैं खुद हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती, तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए, मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपने लिए मैं एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी बना रही हूँ। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोर्ट के ही सारी बातें लिखें कि मेरे कोर्ट के मामला संभालें। आप क्या पता अपने घर के बारे में लिख दें, आप कह देंगे मैं जो है अपने घर को नहीं संभाल पा रही क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो मैंने इसीलिए इस बंदे को घर संभालने के सारे इख्तियार दे दिए हैं। मेरे घर को संभालने की अगर इसको एडवोकेट को रखने की जरूरत तो एडवोकेट रख लें, जो भी करना है करें, ठीक है। तो यहाँ में मेरा समझाने का मकसद ये था कि आपने दोनों डीड्स, मेरी उर्दू और इंग्लिश की अगर दोनों देखी हैं, तो दोनों में ये मेन फ़र्क है कि मैंने उर्दू में कोर्ट्स का जिक्र ज़्यादा किया, कि मैंने उसमें ये कहा है कि मैं कोर्ट में नहीं जा सकती, कारोबार का मसला है, कारोबार में मैं फंसा हुआ हूँ, इसलिए मैं दूसरे बंदे को जो है पावर्स दे रहा हूँ कि मेरी जगह कोर्ट जाए, मुकदमा करे, वगैरह वगैरह। वैसे ही इंग्लिश में जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे घर का मसला मैंने डाल दिया। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों सेम लिखना चाहती हूँ, तो आप घर की जगह इधर घर वाले पोर्शन को कट कर दो, यहाँ पे लिख दो ना, इसकी जगह आप लिख दो कोर्ट, आप इसकी जगह लिखो सिविल डिस्प्यूट इन लाहौर कोर्ट, ठीक है। यानी कि सिविल डिस्प्यूट इन लाहौर कोर्ट, और किसी भी रैंडम जज का नेम डाल दो जिसको आप जानते हो जो सिविल डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है, ठीक है। उसका नेम डाल के आपने यहाँ पे लिख देना है, सही है। बाकी सारा आप एज इट इज़ लिखे रहने दो, और जो बातें यहाँ लिखी गई हैं यहाँ पे चेंजेस कर देना। लाइक यहाँ पे आप वैसी वर्डिंग्स लिख दो जो उर्दू में लिखी थी, कि यहाँ पे आप ये कह दो कि मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि वो बीमार है या उसकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए उसे सेकंड पार्ट को पावर ऑफ अटर्नी दे दी है कि वो कोर्ट के सारे मामला हैंडल करें। यानी कि जो भी आपने उर्दू में लिखा था वो एज इट इज़ इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेम वैसा नहीं लिखना चाहते, चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं चेंज, कि यहाँ पर आप जो है घर का जिक्र करके घर को संभालने के लिए किसी को पावर ऑफ अटर्नी देना है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पे लिखा गया है, ये पैटर्न आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कि यहाँ पे जैसे कि मैंने घर का जिक्र किया, अब घर की जगह कोर्ट का जिक्र कर देंगे। मेरा जो कोर्ट लगा हुआ है, कोर्ट में केस लगा हुआ है, मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं कारोबार में मसरूफ़ हूँ, मैं फ़लाँ बंदे को जो है कोर्ट के मामला हैंडल करने के लिए जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे रहा हूँ। या अगर आप कोर्ट के मामला को नहीं लिखना चाहते, आप यहाँ पे हॉस्पिटल का भी जिक्र कर सकते हो कि फ़लाँ जगह मेरा हॉस्पिटल में मेरा या चेकअप है, या मेरी फ़लाँ बंदे का चेकअप है, मैं उसको लेके नहीं जा सकता, इसलिए मैं पावर ऑफ अटर्नी किसी और को दे रहा हूँ ताकि वो मेरी मदर को जो है हॉस्पिटल लेके जा सके, सारी ड्यूटी मेरी मदर की वो खुद निभाए। उस से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है कि आपको किस तरह लिखना है, लेकिन जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न ऐसा ही रहना चाहिए कि पहले आपने एग्जीक्यूटेड ऑन, बाय, इन फेवर, रिगार्डिंग, बाउंडेड, ये सारा कुछ, जैसे कि एंड पे विटनेसेस का कैसे लिखा गया है, ये सारा कुछ आपने फिक्स ऐसे ही लिखना है। थोड़ी बहुत चेंजेस आप अपनी तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है इसकी मैंने पिक्चर्स लास्ट पे डालनी है, आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू।